हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी पिछली क्लास चली उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के बारे में। हमारा भारतीय संविधान में जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति के बारे में। और आज की जो क्लास है वो है फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सभी एग्जाम में आपकी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज दैट आप मान लीजिए कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम में जो है फ्रेंड्स आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है यहाँ पे आज का जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। आज बात हो रही है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। बीच बीच में फ्रेंड्स हम बात करते रहेंगे, कल की क्लास का भी आपको जो है रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि पहला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए उनका जो कार्यकाल था वो था 15 तारीख 8वां महीना और 1947 से लेकर के 1964 ईस्वी तक उन्होंने अपने जो है पद को संभाला और अपने कार्यकाल को पूरा किया। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है 16 वर्ष 286 दिन का। किसका फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है टाइम पीरियड यानी कि जो उनका कार्यकाल था सबसे लंबा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितने वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी आयु कम से कम उनकी जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि अगर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो संसद के उच्च सदन, आपको मैंने बताया था ना कितने सदन होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव की जो स्थिति होती है उसमें अपने पक्ष में जो है मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अधीन होती है, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो जो होती है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर लोकसभा में कोई व्यक्ति जो है अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स न्यूनतम दिया गया, यानी कि कम से कम 50 लोगों की जो संख्या वो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का। ठीक है फ्रेंड्स, किस सदन का सदस्य होता है, तो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य होता है कौन, भारत का प्रधानमंत्री, और वो क्या है फ्रेंड्स, वो राज्यसभा का भी सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 74, ठीक है, 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, किसके लिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के सदस्यों के साथ क्या करें, सलाह देने के लिए एक जो होते हैं मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार
प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, किसके तहत फ्रेंड्स? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, 75 अनुच्छेद 75 जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि वह जो व्यक्ति है वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, किसी भी, ये तो राज्यसभा का, ये तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि व्यक्ति जो है मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीना के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसे अपने पद को छोड़ना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होगी, अधिक नहीं होगी। ठीक, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके साथ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो कुल संख्या वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये संशोधन जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति जो है वो अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है, अगर वो किसी भी, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने बाद अपना जो है पद उसको छोड़ना होगा। ठीक है, तो केवल वो 6 महीने तक ही अपना पद को ग्रहण कर सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से, यानी कि एक तरह होकर के किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति फ्रेंड्स उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। और एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व जो प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री जब अपने पद को ग्रहण करते हैं, उनके साथ जो अन्य मंत्री रहते हैं वो सभी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, और सभी मंत्रियों जो हैं, सभी मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं उनको निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। याद रखिएगा कि जितने भी मंत्री होते हैं उनको जो है सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कि कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये फ्रेंड्स दिया गया है अनुच्छेद 257 में। ठीक है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 257 में दिया गया। ठीक है, आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी आपको कार्यपालिका शक्ति नहीं पढ़ाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मैं आपको कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कार्यपालिका क्या है, भारत का महान्यायवादी, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना। तो फ्रेंड्स उसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था भारत के महान्यायवादी यानी कि अनुच्छेद 76 के बारे में। तो कितने लोगों को याद है महान्यायवादी के बारे में? क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताए थे महान्यायवादी के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आप लोग जो है क्लास बाद में अटेंड कर लिया करिए, देख लिया करिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी जो है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या होता है? वो सर्वप्रथम क्या होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। और भारत का जो महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है फ्रेंड्स वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 88 में बताया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है लाभ के पद का। ठीक है, जो जैसे फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया ना कि जो मतलब प्रधानमंत्री होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि लाभ के पद का निर्धारण जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है?
तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो फ्रेंड्स विधायिका के अधीन काम करती है। ठीक है, किसके अधीन काम करती है? तो विधायिका के अधीन काम करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले गृह मंत्री और बाद में जो रक्षा मंत्री वो कौन थे? कैलाश नाथ कटाजू थे। ठीक है, काटजू। ओके, इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। उसके बाद ये क्या बन गया? रक्षा मंत्री बन गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के पड़गुम्बम चेड्डी थे। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो श्री आर के चेड्डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका आकस्मिक निधन हुआ था। ठीक है, इनका निधन फ्रेंड्स कैसे हुआ था? आकस्मिक इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जो फ्रेंड्स, ये इनका जो है कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा है। इन्होंने जो है 1964 ईस्वी में अपने कार्यकाल को संभाला और 2 वर्ष बाद ही इनकी क्या हुई? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? तो वो थे फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, कौन थे फ्रेंड्स? चौधरी चरण सिंह थे, जो कि फ्रेंड्स लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये कौन से प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स? इन्होंने कभी भी लोकसभा का जो है सामना नहीं किया और इनका जो है फ्रेंड्स कार्यकाल कब से कब तक रहा? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि मैं आपको बता दे रही हूँ। जो चौधरी चरण सिंह थे, इनका कार्यकाल था 28 जुलाई से इन्होंने 1989 से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना जो है, और 14 जनवरी 1980 में इन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था। और फ्रेंड्स देखिए, इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स, ये जो है इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा अपना कार्यभार नहीं संभाला था। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि उनका 6 महीने तक। ठीक है, सबसे कम जो है प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने वाले यही थे। लेकिन अगर हम सबसे छोटा कार्यकाल अगर हम बात करें, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का था। ठीक है, इन्होंने केवल 13 दिन तक जो है पद ग्रहण किया था। ठीक है, कितने दिनों तक फ्रेंड्स? 13 दिनों तक। सबसे छोटा जो है अटल बिहारी वाजपेयी का था। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगर यहीं पे नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं फ्रेंड्स, इनका जो है कार्यकाल 26 मई से स्टार्ट हुआ है 2014 से, जो कि अभी तक क्या है? प्रधानमंत्री के पद पे वो कार्यरत थे। ठीक है, अभी आपका 2025 चल रहा है। ठीक है, तो इनको जो है पूरा टोटल कितना हो गया है? 11 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 भाग 3 में जो है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है व्हाइट पेपर जो है भारत से संबंधित अधिकारित दस्तावेज है। जो व्हाइट पेपर होता है फ्रेंड्स, ये भारत में जो है संबंधित अधिकारित दस्तावेज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदना पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो किसके प्रतिवेदना पर आधारित था फ्रेंड्स? तो गोपाल स्वामी अयंगार के। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊंगी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आपको मंत्री परिषद बताती हूँ। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? उनको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिनका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। ठीक है, यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है फ्रेंड्स? यह एक संवैधानिक निकाय है जिनका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा मैंने अनुच्छेद 74 और 75 में आपको क्या बताया था। अनुच्छेद 74 के तहत मैंने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ओके, अब यहीं अगर हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अनुच्छेद 74 और 75। अब देखिए यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट, सैद्धांतिक रूप से
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद का संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति होती हैं उनको जो है प्राप्त होता है, परंतु जो मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे कह रहा है, चौथा पॉइंट, कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, या सुनिए ध्यान से देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सभी मंत्री, राज्य मंत्री और जो उप मंत्री होते हैं उनको निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं जो होती हैं प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, जो समस्त मंत्रिमंडल होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो है विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करें कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है फ्रेंड्स, लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहुति करने एवं सत्रावसान करने संबंधित परामर्श देता है और वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ओके, यहाँ तक सभी समझ में आया। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें, जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री का और क्या कार्य होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 78 के बारे में, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच जो संवाद की मुख्य कड़ी होती है क्या, अनुच्छेद 78। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आपको मंत्रिपरिषद आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मंत्रिमंडल के बारे में सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल दिया गया, पहला पॉइंट कह रहा है इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि मैंने इसके पहले आपको जो है मंत्रिपरिषद में क्या बताया था, उसमें जो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल संवेद मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, चौथा नंबर, कि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा यह निर्णयों के क्रियान्वयन को निगरानी भी करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट होता है, तो देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग, ठीक है, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे कि भारत का महान्यायवादी हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा हो गई, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयोग, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स वो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, जबकि वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री जो हैं कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, जो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद जो है स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा किसका रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल फ्रेंड्स कितना था, मैंने आपको पहले बताया कि 16 साल। ठीक है, कितने, 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक इनका जो है कार्यकाल रहा।
और देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन थी फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, देखिए प्रथम यानी कि प्रथम जो है प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ठीक है, उसके बाद आई जो है इंदिरा गांधी बनी, जो कि 10 साल तक इन्होंने भी कार्य किया अपने प्रधानमंत्री के पद पे। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों के प्रधानमंत्री रहीं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए जो पहली बार इंदिरा गांधी, ठीक है, पहली बार जो है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह जो हैं एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।